ठीक है, वो मैंने कुछ एक चीजें देखी हैं जो वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। कंडक्शन के चैप्टर में उनका मैक्सिमम फोकस जो है रहता है हमेशा टेम्परेचर प्रोफाइल्स पे। ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब अगर बार के इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंडक्शन से, तो 8 क्वेश्चन टेम्परेचर प्रोफाइल से समहाउ लिंक्ड होंगे। ठीक है ना, समहाउ दे विल बी लिंक्ड विद टेम्परेचर प्रोफाइल। ठीक है, वहीं अगर कन्वेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसा जनरली देखा गया है, इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन प्लस नेचुरल कन्वेक्शन की टेम्परेचर प्रोफाइल्स। इनमें भी टेम्परेचर प्रोफाइल पे बहुत ध्यान रहता है। रेडिएशन से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, पूछे भी जाते हैं तो बेसिक क्वेश्चन रेडिएशन से ज्यादा रहता है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, ग्राफ के बारे में कुछ चीजें आपको समझ लेना जरूरी है। ठीक है, कोई भी ग्राफ बनेगा तो उसमें आपको कितनी चीजें ध्यान रखनी, ये आप हमेशा उस ओरिएंटेशन में सीखो। मैं आपको बताता हूँ ग्राफ बनाते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है ना, किसी चीज का जब टेम्परेचर प्रोफाइल या ग्राफ बनाते हैं, कितनी चीजें आपको सोचना है। सबसे पहला ध्यान से सोचना, अगर आप इतनी चीजें समझ गए, आप हर प्रकार के टेम्परेचर प्रोफाइल पे आप अपना ओपिनियन रख सकते हो। देखो बार्क में सही आंसर दे दो या ना दो, लेकिन आपका अप्रोच सही होना चाहिए। वो आपका अप्रोच देखते हैं कि आप दिमाग सोचते कैसे हो। मुझे देखो रिप्लाई करते रहना, नहीं तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में धीरे से मैं यहाँ एंड वाला क्लास बटन होता है बंद कर दूंगा। मैंने दूसरी क्लास रोक के ये इंटरव्यू सेशन लगाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे। तो अगर मुझे रिप्लाई करते हुए तुम देर में दिखे, मैं लिटरली धीरे से बंद कर दूंगा और बता दूंगा नेट खराब हो गया था। ठीक है, अब तुम ध्यान से सोचना, कोई भी ग्राफ आपको दिखे, ठीक है, कोई भी ग्राफ आपको दिखे, आपको सबसे पहले ये देखना है क्या ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्या देखना है, क्या ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अपना दिमाग में ग्राफ आता ही आपके दिमाग में आना चाहिए, भैया ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखो ये इंक्रीजिंग है और ये ग्राफ डिक्रीजिंग है। ये क्या इंक्रीजिंग का ग्राफ है, बढ़ता हुआ, और ये डिक्रीजिंग का है, घटता हुआ। हम ये क्या मान रहे हैं कि हम x इसको मान रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन से ज़्यादा सोचने का तरीका बता रहा हूँ, कहीं पर भी इंटरव्यू में सोचने का तरीका ही मैटर करता है। तो सबसे पहले आपको ये पकड़ना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। यूजली क्या होता है, जब वो हीट फ्लो होता है वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर के डायरेक्शन में होता है या डिक्रीजिंग टेम्परेचर के डायरेक्शन में होता है, ये बताओ। ज़्यादातर जब हीट फ्लोज होते हैं वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर के डायरेक्शन में होते हैं या डिक्रीजिंग में होते हैं, ये बताओ मुझे। डिक्रीजिंग, ठीक है ना, डिक्रीजिंग। अच्छा, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग है ना। अगर x इस डायरेक्शन में लूं, ये दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग है ना। ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है? दोनों में फर्क क्या है, दोनों ये इंक्रीजिंग नहीं है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग के ग्राफ है, दोनों है ना इंक्रीजिंग। दोनों में फर्क क्या है,
सेकंड जो आपको चीज पकड़ना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन। दोनों में फर्क देखो क्या है, ये कॉनकेव अप है और ये कॉनकेव डाउन है, दोनों ही इंक्रीजिंग है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है ना, वन इज कॉनकेव अप अदर इज कॉनकेव डाउन। ठीक, क्लियर है भैया, डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है। पता नहीं कहां से तुम लोग पढ़ के आए हो मैथ्स, ये बढ़ नहीं रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अभी मैं इस पे बात करूंगा इंक्रीजिंग। देखो तुम बोलते हो कि तुम्हारा हीट ट्रांसफर की वजह से इंटरव्यू क्रैक नहीं होता, जब तुम इतने जाहिल जाहिल क्वेश्चन करोगे 12वीं वाले को दिखा लो तो उसको ये पता है कि दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग है ये, और तुम ये बता रहे हो ये इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है, इसीलिए तुमको इंटरव्यू में मार पड़ता है। क्योंकि बीटेक पास करने के बाद अगर तुम्हें ये नहीं पता है इसका मतलब तुमको कुछ नहीं आता जाता है, ठीक है ना। ये कॉनकेव अप है, मैं अभी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, पहले मैं आपको एक माइंड सेट बता रहा हूं किस तरह आपको सोचना है, ठीक है ना। दूसरा आपके दिमाग में आना चाहिए, जब आप पता कर लो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का ग्राफ है, उसके बाद आपके दिमाग में आना चाहिए दो प्रकार से इंक्रीजिंग हो सकता है, ये दोनों ही इंक्रीजिंग है, लेकिन एक कॉनकेव अप है दूसरा कॉनकेव डाउन है। तो दूसरा चीज आपको पकड़ना पड़ेगा कि भाई कॉनकेविटी है, कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है, ठीक है। किसी भी ग्राफ में ये चीज ये आंसर आपको देना होगा, ठीक है ना। फिर क्या कहीं नॉन डिफरेंशिएबल ग्राफ है, क्या कोई पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, उसको जरूर पूछते हैं वो, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक, प्लस पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। क्या कहीं है, समझ में आया? डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कर्व में, ध्यान से देखना, देखो ये कर्व है एक, मैं आपको हर एक एक चीज सारी जगह एग्जांपल लेके बताऊंगा कहां क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा। देखो ये डिसकंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी, क्या ग्राफ में कहीं डिसकंटिन्यूटी है? वो इंटरव्यू वाला इस पॉइंट पे बहुत इंफोसिस देगा, ये आपको खुद से पूछना है, ग्राफ बना क्या कहीं डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना। तो अगर है तो वो उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास अच्छे से होना चाहिए कि वो डिसकंटिन्यूटी आया क्यों, ठीक है ना। दूसरा मैं चीज बता रहा हूं, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, जैसे मान लो ग्राफ ऐसे जा रहा था और यहां से स्लोप अचानक चेंज हो गया, अगर आगे जाता तो ऐसे जाता, यहां से स्लोप बेंड हो गया, तो इसका स्लोप अलग है इसका स्लोप अलग है, दिस इज पॉइंट ऑफ, जहां चोंच बन गया, ये y है ये x है, दिस इज पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, ये डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आंख बंद करके थोड़ी देर बैठो, कोई भी ग्राफ बनाते समय मुझे 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, सारी टेम्परेचर प्रोफाइल इसी में बन जाएंगी। पहला इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये अपने दिमाग में बैठा लो अब, और हम ऐसे ही सोचेंगे, ठीक, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। नंबर 2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन, मैं यहां लिखते जा रहा हूं, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन। डिसकंटिन्यूटी, एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, एक एक करके मैं बता रहा हूं। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जानने का सिंपल एक तरीका होता है कि भैया dy बाई डी एक्स
अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग और dy बाई dx निगेटिव है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, मैं बता रहा हूं ये, यही इन्हीं बेस पे तुमने, ठीक है ना, ठीक है। सो दिस इज फॉर इंक्रीजिंग। मैं एक एक चीज का आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप खुद ड्रॉ कर पाओगे एक एक ग्राफ बहुत अच्छे से। दिस इज फॉर इंक्रीजिंग एंड दिस इज फॉर डिक्रीजिंग। कैसे? देखो, ये कर्व ऐसा है, ठीक है ना, इसके किसी भी पॉइंट पे स्लोप आप ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ कर लो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। स्लोप पॉजिटिव है, देखो स्लोप पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग है, इसका स्लोप dy बाई dx पॉजिटिव आएगा, ये भी इंक्रीजिंग है। और अगर आप ऐसा ग्राफ बना रहे हो, ये भी डिक्रीजिंग है, सॉरी इंक्रीजिंग है। देखो यहां टेंजेंट का स्लोप देखो, ठीक है टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, यहां भी dy बाई dx पॉजिटिव, दोनों ही इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक, दोनों ही आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक, अब डिक्रीजिंग पे आओ, ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है। देखो टेंजेंट का स्लोप जो है यहां से एंगल लेंगे ना θ1, देखो नेगेटिव है, यहां भैया देखो स्लोप निगेटिव है, dy बाई dx निगेटिव है। अच्छा ये भी निगेटिव है, और मैं दूसरा केस तुम्हें बना के दिखा रहा हूं वो भी निगेटिव है। ये भी निगेटिव डिक्रीजिंग है, देखो स्लोप निगेटिव है, in these two cases dy by dx is negative, so this is decreasing। इंक्रीजिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर x बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा, ठीक है। देखो इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो x बढ़ेगा, तो जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो देखो यहाँ x का वैल्यू क्या है, ये x1 है, ये y1 है, तो x1 का वैल्यू मैंने बढ़ा दिया तो y1 का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, x1 बढ़ाया तो y1 भी बढ़ जाएगा, ठीक, x बढ़ाया तो y बढ़ेगा, दैट इज यहां भी वैसे ही है, x आपने बढ़ाया ये y1, x बढ़ाया तो y बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो डिक्रीजिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि x बढ़ाने पे y कम होगा। देखो ये x है x1, ये x2 है, ठीक, x बढ़ाने पे y का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है, इसलिए स्लोप निगेटिव है, यहां भी वैसा है। देखो सब बेसिक पूछता है पूरे इंटरव्यू में, और वही बेसिक में तुम स्ट्रगल करते हो, बेसिक मैथ्स नहीं आता तुमको। देखो x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, तो इंक्रीजिंग का मतलब हो रहा है x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है x बढ़ेगा तो y कम होगा। क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया है? क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस गया है? नहीं है, अभी घुसा है। इंक्रीजिंग सिर्फ इतना देखना है, x बढ़ा तो y बढ़ा या घटा, x बढ़ा y बढ़ा तो इंक्रीजिंग, x बढ़ा y कम हुआ तो डिक्रीजिंग।
मैथमेटिकली स्लोप dy बाई डी एक्स निगेटिव तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ूं? क्विकली बता दिया करो खट से कि आगे बढ़ो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज जो हमें चेक करना होता है दैट इज कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन। मैं वापस चलता हूं यहां पे, ठीक है ना। कॉनकेव अप का सिंपल केस है अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है ठीक है तो भैया आपको कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। देखो अब डबल डेरिवेटिव क्या है, डबल डेरिवेटिव को बहुत ध्यान से समझो। डबल डेरिवेटिव क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ठीक है ना, ये व्हाट इज दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ठीक है ना, स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। अब देखो इन दोनों, अब तुम्हें फर्क आएगा इन दोनों में। यहां स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इस केस में स्लोप कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ये देखो यहां पे स्लोप ज्यादा है और ये कम हो रहा है। इस कर्व में स्लोप जो है वो कम हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, निगेटिव, तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव है। समझ में आया, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है लेकिन सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कम हो रहा है। ठीक है ना, यहां देखो स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, दोनों डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग और कॉनकेव अप, ये कॉनकेव डाउन होगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो कॉनकेव डाउन, ठीक है ना, और ये कॉनकेव अप। अब समझ में आया दोनों में क्या फर्क है, ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, ये कॉनकेव अपवर्ड्स है। ठीक है, समझ में आया, इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है लेकिन पहले का डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, दूसरे का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। बात समझ में आया यहां तक? ओके, यहां भी आओ, यहां ये स्लोप कम होता है, कम हो रहा है स्लोप कि बढ़ रहा है, वैल्यू निगेटिव हो रहा है ना, देखो वैल्यू निगेटिव हो रहा है, निगेटिव मैथमेटिकली निगेटिव वैल्यू कम होने, जैसे -6 से -5, -4, -3, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, x का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। समझ गए, क्योंकि ये क्या है, कॉनकेव अप, ठीक है ना, और यहां क्या है, ये है कॉनकेव डाउन। नेगेटिव होगा, मतलब यहां क्या है, जब यहां से यहां भागोगे तो यहां -6 होगा स्लोप, यहां -5 होगा, -3 होगा, -2 होगा। तो अब क्या हो रहा है
एब्सोल्यूट वैल्यू तो कम हो रही है, लेकिन अगर साइन के साथ देखोगे तो एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है। तो मैथ तो साइन के साथ देख रहा है ना, और यहां उल्टा है, यहां अगर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ठीक है ना, तो कम हो रहा है, इसलिए डबल डेरिवेटिव निगेटिव होगा। समझ में आया? ये दोनों में फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव है, लेकिन इसमें डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसमें डबल डेरिवेटिव निगेटिव है। ये समझ में आया फर्क दोनों में? देखो तुम्हें क्या लग रहा है, ये स्लोप कम हो रहा है? देखो इसका वैल्यू है m tan थीटा है, इसका वैल्यू निकालोगे तो ऐसे आएगा, मान लो -6 आया, इसका वैल्यू निकालोगे तो -5 आएगा। अब मुझे बताओ, जब आप यहां से यहां गए तो dy/dx का वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है मैथमेटिकली? अगर यहां गए तो -6 है, यहां गए तो -5 हो गया। वैल्यू मैथमेटिकली ये वैल्यू बड़ा, कौन सा वैल्यू बड़ा है? -5 बड़ा है, -6 बड़ा है? -5 बड़ा है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि जब आप x में जा रहे हो तो dy/dx बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy/dx इज पॉजिटिव। यहां आप क्या कर रहे हो, मान लो यहां है -2 और यहां क्या हो गया -3। अब मुझे बताओ कौन बड़ा है, -2 या -3? कौन बड़ा है, -2 या -3? -2 बड़ा है ना, तो स्लोप कम हो रहा है ना, dy/dx कम हो रहा है, तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव होगा ना। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कहानी क्लियर है? तो फर्स्ट डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दोनों में फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव, लेकिन ये कॉनकेव अप, ये कॉनकेव डाउन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं। कोई कर्व है, मान लो ये, और दूसरा कर्व है ये, ठीक है ना, ध्यान से देखना, दोनों कर्व है, ठीक है। तुम्हें ये पता करना है ये कर्व कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। तो क्या तरीका है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन जानने का क्या तरीका है? कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन जानने का क्या तरीका है? मतलब डबल डेरिवेटिव ना, यहां डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, और यहां डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, यही है ना। इसका एक तरीका और होता है, इसका एक तरीका और होता है, मैं बताता हूं। कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन जानने का डबल डेरिवेटिव के सिवाय एक दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका समझो, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या किया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तुम लोगों का फंडामेंटल बहुत वीक है और तुम लोगों को दिक्कत होने वाला है इंटरव्यू में। ये टेंजेंट है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये जो कर्व है ये टेंजेंट के नीचे है या टेंजेंट के ऊपर है? ये जो कर्व है ये
कर्व टेंजेंट के नीचे है या ऊपर है? बस देख के मुझे ये बता दो, ये वाला जो कर्व है ये टेंजेंट के नीचे है या ऊपर है? ये टेंजेंट है, कर्व नीचे है, कर्व मैं पूछ रहा हूं कर्व नीचे है या कर्व ऊपर है? कर्व नीचे है। टेंजेंट से यदि कर्व नीचे है तो ये कॉनकेव डाउन होगा, समझ गए? और अगर टेंजेंट से ऊपर कर्व है, देखो ये टेंजेंट है, कर्व ऊपर है ना, तो ये कॉनकेव अपवर्ड्स होगा। समझ गए? डबल डेरिवेटिव के सिवाय ऐसे ऑब्जर्व करके देख लोगे। ये ऑब्जर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप ड्रॉ करते हो तो आप यहां से देख के ऑब्जर्व करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, सही है ना? देख लो, किसी भी पॉइंट पे देख लो। ये कॉनकेव अप मैंने बोला था ना, देखो टेंजेंट के ऊपर है कर्व, ये टेंजेंट है, कर्व ऊपर है, टेंजेंट है, कर्व ऊपर है, तो ये कॉनकेव अप है। ये टेंजेंट है और कर्व इसके नीचे है, तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। ठीक है, यहां पे देखो ये टेंजेंट है और कर्व नीचे है तो कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, ये टेंजेंट है, कर्व ऊपर है, तो ये कॉनकेव अपवर्ड्स है। ये कप वप मत बोलना, वो इंटरव्यू में धर लेगा, कप कप शेप बोलेगा, कप तुमको कैसे पता कि ऐसा ही होता है, कप ऐसा हो गया, तो ये फर्जी वर्ड मत यूज करना, नहीं धर लिए जाओगे। ठीक है, पहला ये चीजें क्लियर हो गया। ये चीजें क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है ना? अब मैं अगला चीज तुम्हें बताता हूं, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहां पे आता है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं। कोई कर्व नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब सबसे फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, अब मैं साथ साथ तुम्हें एग्जांपल भी बता देता हूं। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है नॉन डिफरेंशिएबल का, वो कर्व है y इक्वल्स टू मॉड x। देखो ये, अब होता क्या है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? देखो एक पॉइंट पे आपको दो टेंजेंट मिलेंगी, जैसे ये कर्व है, इसमें हर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगी, जैसे इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। अब तुम इधर से टेंजेंट ड्रॉ करते आओ, चाहे इधर से टेंजेंट ड्रॉ करते हो, मतलब इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट आएगी, चाहे आप इधर से आओ और चाहे आप इधर से आओ। ठीक है ना? लेकिन इस पॉइंट में देखोगे, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट पर आप इधर से अगर आओगे तो टेंजेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो यही टेंजेंट हो जाएगा, और इधर से अगर इस एक्सिस के लेफ्ट साइड से आओगे तो टेंजेंट ये वाला होगा। देखो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है,
यहां इधर से जाओगे टेंजेंट ड्रॉ करते हुए, चाहे इधर से आओगे, दोनों पे ही तुम्हें एक टेंजेंट मिलेगा। यहां इधर से जाओगे तो ये वाला मिलेगा, इधर से जाओगे तो ये वाला मिलेगा। तो इसको कहा जाता है कि लेफ्ट साइड से टेंजेंट और राइट साइड से टेंजेंट सेम नहीं है, ठीक है ना। कहां पे है इंटरव्यू के पीवाईक्यू, कहां पे है इंटरव्यू के जो पीवाईक्यू हैं वो हैं कहां पे, दे दो मुझे तो डिस्कस कर दूं। सब जगह पीवाईक्यू ही करोगे क्या है? पीवाईक्यू वालों के लिए ये नहीं है। समझ में आया नॉन डिफरेंशियबिलिटी क्यों है? नॉन डिफरेंशियबिलिटी तब एग्जिस्ट करता है जब आप लेफ्ट और राइट साइड से आओ और आपको एक टेंजेंट ना मिले। ऐसा कहां पे होता है देखो ध्यान से। मान लो दो प्लेन स्लैब है, दो प्लेन स्लैब है, ठीक है ना, इसमें कोई वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन नहीं है। ठीक है, और आपको इसका टेम्परेचर प्रोफाइल बताना है। भाई पीवाईक्यू वालों के लिए बहुत सारे एग्जाम है, बार पीवाईक्यू वालों के लिए नहीं है, ठीक है ना। और पीएसयू वीएसयू देख लो, उसमें नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, जरा बताओ क्या होगा। और स्टडी स्टेट है, K1 बड़ा है K2 से, चलो मान लो। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या दुनिया में कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो सकता है? क्या दुनिया में कभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो सकता है? नहीं वायलेट हो सकता है, ठीक है, कभी नहीं वायलेट हो सकता है। किसी एक सेक्शन पर अगर जितना एनर्जी आएगा ई इन स्टडी स्टेट में उतना ही बाहर जाएगा, क्या ये ट्रू है? और स्पेसिफिकली बात किया जाए तो जितना हीट ट्रांसफर इन होगा उतना ही हीट ट्रांसफर यहां से आउट होगा। तो अगर स्टडी स्टेट है तो क्या मैं ये कह सकता हूं हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर पास हो रहा है वो सेम है? यस और नो? इस चीज से क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर क्रॉस सेक्शन पे जो आपका
हर क्रॉस सेक्शन पे जो हीट ट्रांसफर पास हो रहा है वो सेम है, यस और नो? ठीक है। अच्छा, हीट ट्रांसफर को कंडक्शन में फोरियर लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस के डी टी बाई डी एक्स। हाँ या ना? अब देखो, मैं जस्ट इस सेक्शन की बात कर रहा हूं। देखो, बार्क इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपको अपनी सोच डेवलप करनी पड़ेगी, ना कि क्वेश्चंस। बार्क इंटरव्यू के क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चन उनके पास इनफाइनाइट रहते हैं, वो कुछ भी बना लेंगे। तो अगर इंटरव्यू क्रैक करना है, अपना दिमाग को डेवलप करो, ठीक है ना? और अगर आपने 10 में से 2 4 5 क्वेश्चन भी सही से आंसर बता दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है? तो बार्क में आपका PYQ और इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो, अपना थिंकिंग डेवलप करो जो आपने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उसमें, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है। इसके इधर से जाओगे तो हीट ट्रांसफर रेट क्या है? देखो, थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इधर से आओगे तो K2 है। तो हीट इन इक्वल्स टू हीट आउट होना है, जितना इन आएगा इंटरफेस पे उतना आउट होगा। इन कितना आएगा? माइनस के डी टी बाई डी एक्स, इतना फ्लक्स इन होगा। आउट कितना होगा? माइनस K2। अब ध्यान से देखना, इसको ऐसे इंटरफेस ऐसे मतलब मल्टीप्लाई करना, K1 इसको ऐसे लिखो, स्लोप का नेगेटिव, यही होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या तुमको जिस ज्ञानी पुरुष ने तुमको ये बताया है, उस ज्ञानी पुरुष ने ये नहीं बताया कि अगर टेम्परेचर सिर्फ एक चीज का फंक्शन है तो उस केस में पार्शियल डिफरेंशिएशन और टोटल डेरिवेटिव एक ही चीज होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता? ये नहीं बताया तुमको वो ज्ञानी पुरुष ने? ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर K1 बड़ा है K2 से, ठीक है, तो माइनस डी टी बाई डी एक्स जो ये 1 है, माइनस डी टी बाई डी एक्स 2, तो 2 वाला माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से। अच्छा, दूसरा चीज देखो, हीट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है? हीट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। हीट फ्लो का ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, मान लो हीट फ्लो, इसमें भी कंफ्यूज कर सकते हैं, हीट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना? तो हम ये इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, हो सकता है वो बोले नहीं इधर को पॉजिटिव मान लूंगा, मैं यहां से लेके इधर को मान लूंगा, ये ऐसे भी कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना? जैसे तुम मान लो सीखोगे, इसको x इसको 0 मान लोगे और इसको x इक्वल टू मान लो 2L मान लोगे, ठीक है? ये L है, इतना थिकनेस L है,
ठीक है, वो बोलेंगे नहीं ये x इक्वल टू 0 है और इधर 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 को हम पॉजिटिव जा रहे हैं, ऐसे कंफ्यूज करते हैं इंटरव्यू में, तो ताकि तुम जितना रटे हो सब भूल जाओ। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, ठीक है, अगर तुम इधर को पॉजिटिव मानते हो तो हीट ट्रांसफर रेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर तुम इधर को पॉजिटिव मानते हो तो हीट ट्रांसफर रेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इधर अगर माने हो तो Q पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, और अगर तुमने इधर लेफ्ट इधर को पॉजिटिव माना है तो Q नेगेटिव होगा। ना, हीट ट्रांसफर आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा मान रखा है। अगर आपने x इधर को पॉजिटिव माना है, उस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर रेट है तो पॉजिटिव है। अगर तुमने इसको हीट ट्रांसफर रेट मान लिया तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नॉट पॉजिटिव इन बोथ केसेस। Q का वैल्यू जो आता है वो डिपेंड करता है कि आप x कैसे मान रहे हो। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, नॉट साइन। अगर इधर को 5 + 5 वॉट आ रहा है तो इधर को -5 वॉट आएगा। मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बट डायरेक्शन विल चेंज। हीट फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। हीट फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। Heat flux is a scalar quantity or vector quantity? Vector quantity. So it will have direction. और डायरेक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा? एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसा है आपका। समझ में आया? कौन बोल रहा था दोनों के? सत्यजीत ब्रो। बोथ केस में पॉजिटिव नहीं है ना, आप कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम मान रहे हो इस चीज पे पॉजिटिव और नेगेटिव है। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने मान लिया कि ये x पॉजिटिव है, हीट ट्रांसफर रेट पॉजिटिव है। ध्यान से देखना, अगर मैं इधर को x पॉजिटिव मान रहा हूं और इधर कोई हीट ट्रांसफर रेट है ये पॉजिटिव है, तो भैया ये हो गया पॉजिटिव। ओके, चलो फ्लक्स मान लेता हूं उसको, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। अब मुझे बताओ ये निगेटिव साइन है, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, थर्मल कंडक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव रहता है। dt/dx क्या होगा? Q पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, dt/dx क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर? ओके, मतलब यहाँ स्लोप नेगेटिव बनेगा, कुछ भी बनेगा ऐसा बनेगा। देखो ये हम समझ गए कि यहाँ पे मान लो टेम्परेचर T1 है, तो ये लाइन, इतना तो पता है कि अगर हीट जनरेशन नहीं हो रहा है प्लेन स्लैब में तो टेम्परेचर जो है वो लीनियर होता है। ये तो पता ही है ना तुम्हें। प्लेन स्लैब में अगर हीट जनरेशन नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो हीट जनरेशन, तो आपका क्या नाम है, टेम्परेचर प्रोफाइल लीनियर होता है। इतना तो मैं मान सकता हूँ ना कि इतना तुम्हें आता है। ठीक है, मतलब देखो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली, देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम लोगों को नहीं आती, क्योंकि मैक्सिमम तुमने कहीं से पढ़ा होगा, तुमने रट्टा मारा है। ठीक है ना, और मैथ्स 99% लोगों को कुछ नहीं आता जाता। तो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये वाला ऐसे गलत है, डोंट फील ऑफेंडेड कि मैं तो ऐसे ही पढ़ा हूँ
और सर ने मुझे गलत बता दिया, 90% फंडामेंटल सबके 0 ही हैं। अब जैसे एक भाई साहब बोल रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसको पॉजिटिव मानते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जैसे ही तुम ऐसी चीजें इंटरव्यू में बोलोगे ना, वो साइकोलॉजी सेट कर लेंगे कि ये गधा है, इसको कुछ नहीं आता जाता। ठीक है ना, ये कहीं नॉमेनक्लेचर ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वो माइंड में जब तुम ऐसे सिली चीजें बोलते हो ना कि जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा है। और बगल में वहाँ लाइब्रेरी भी होती है, भेज देंगे लाइब्रेरी में किताब लगाओ, कहाँ लिखा है तो ऐसे फर्जी क्वेश्चन मत करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, आप कहीं भी कैसे भी मान सकते हो। वो अलग बात है कि हम एक डायरेक्शन में मानते हैं, लेकिन सिर्फ वैसा ही करना है ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों चीजों में फर्क है। अब नॉर्मली इंसान कैसे चलता है? पैरों से। लेकिन इंसान पैरों से ही चलेगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, जिनके पैर नहीं होते वो हाथों से भी चलते हैं। तो अगर आप बोलो कि इंसान पैरों से चलता है तो ठीक है, केवल पैरों से चलता तो गलत है। ठीक है, तो चलो इससे एक चीज समझ में आया कि स्लोप नेगेटिव होने वाला है। देखो लीनियर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये आगे ऐसे सेम कंटिन्यू होगा, इससे लीनियर, यहां भी लीनियर रहेगा। अब ये या तो इससे ऊपर जा सकता है या तो ये ऐसा जा सकता है और या तो ये ऐसा जा सकता है। ठीक है ना, कौन सा कर्व होगा, नंबर 1 या नंबर 2? जो आदमी, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज्ञानी है, जो आदमी बार का इंटरव्यू एक बार जीवन में दे लेगा ना, उसके बाद अपने आप को ज्ञानी बोलना छोड़ देगा। बार का इंटरव्यू देने के पहले और बाद में आपको एक चीज़ का बस फर्क ये एहसास होगा, जब देने से पहले ऐसा फील तुम्हें हो सकता है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, और देने के बाद तुम्हें ये लगेगा कि कुछ नहीं आता। ठीक है ना, बस ये 2-1.5 घंटा तुमको, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस है उनको औकात में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो अर्जी फर्जी कुछ फॉर्मूला रट के और अपने आप को तोप समझते हैं, वो 2 घंटे में नंगे किए जाएंगे। 1 वाला या 2 वाला? अब देखो ये यहां से देखना है तुम्हें, अभी हमने कहीं लिखा था, देखो ये वैल्यू निगेटिव है। ठीक, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो गया। कहने का मतलब हमें नंबर ही देखना है। ठीक है, तो मान लो ये ज़्यादा है, ये ऐसे है, जैसे देख लो, मान लो ये -5 है। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 5 हो गया, ये -6 है, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 6 हो गया। तो हम ये बोल रहे हैं 6 इज मोर देन 5। ठीक है ना, 6 इज मोर देन 5। तो कहने का मतलब 2 का जो स्लोप है वो ज़्यादा होगा, शार्प फॉल होगा। जैसे अब ध्यान से देखना, अगर नेगेटिव स्लोप है तो ये -5 है, एक ये है और एक ये है। इसमें अगर मैं -5 और -6 दूं तो किसको -5 और किसको -6 दूंगा? इन दोनों में से किसको -5 किसको -6 दूंगा? -6 दूसरे को, इस वाले को ना। तो टेम्परेचर प्रोफाइल आपका ये वाला होगा। समझ में आया? इंटरव्यू में ईगो मत दिखाना। ठीक है, अब देखो इधर से आओगे तो ये टेंजेंट है, सॉरी इधर से आओगे तो ये टेंजेंट है। देखो यहाँ जो लोग खासकर YouTube से पढ़े हैं ना, तो YouTube पे ज़्यादातर जो टीचर होते हैं स्टूडेंट को लिमिट से ज़्यादा चढ़ाए रहते हैं, सोना मोना करके, और वो वही एटीट्यूड जाके इंटरव्यू वालों से दिखाते हैं। वहाँ ये ध्यान रखना कि वो तुम्हारे YouTube वाले टीचर नहीं हैं।
जो तुमको सोना मोना बोलेंगे ताकि व्यूज अच्छे आ जाए। समझ में आया? यहां से आओगे तो ये टेंजेंट है, इधर से आओगे तो ये टेंजेंट है, इन दोनों पॉइंट पे ये मिलेगा, तो ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। क्या हो गया? ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तुमको एक चीज हमेशा याद रखना, मान लो कभी कभी ऐसा तुम्हें लगेगा कि तुम सही बता रहे हो, ठीक है, और तुमको इंटरव्यू के पैनल वाले बोल रहे हैं, जानबूझ के तुमको छेड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है, और तुम गुस्सा होकर बोलो नहीं सर मुझे यही पता है। अभी ऐसा सिचुएशन इंटरव्यू में आता है, खासकर बार डीआरडीओ इसरो में, जहां तुम्हें लग रहा है कि तुम सही बोल रहे हो बट फिर भी तुम्हें कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है, तो आप हम्बली उनसे ये कह सकते हो सर मुझे इतना ही आता है, अभी तक मैं इतना ही जानता हूँ, इट मे बी रॉन्ग बट मैं यही जानता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि कई बार ना जानबूझ के छेड़ा भी जाता है, तुम्हें पता होगा तुम सही बोल रहे हो, तुमको कुछ ना कुछ बीच में कई जगह एटीट्यूड भी तुम्हारा चेक किया जाता है, ठीक है ना, कि तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, जानबूझ के तुम सही बोल रहे हो, बोल देंगे गलत बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, कहाँ लिखा है ऐसा। तो तुमको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस गिराने का कोशिश करेंगे, चेक करेंगे कि तुम अंदर से कितना रियली में तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है या खोखले हो तुम। ये चेक करने के लिए तुम्हें जानबूझ प्रेशर क्रिएट करते हैं, तुम्हारा आंसर देख के हंसने लगेंगे सब लोग, ये भी उनका एक स्ट्रैटेजी होता है, तुमको डीमोरलाइज कर दें। तुमको ये भी नहीं आता, ये भी एक तरीका होता है आदमी को डीमोरलाइज करने का। तो इंटरव्यू में अपने दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, जो तुम्हारे फंडामेंटल है उनको कभी वॉयलेट मत करना, आपको बेसिक चीज़ें कभी वॉयलेट नहीं करना है और कभी एग्रेशन नहीं दिखाना है, भूल के भी, चाहे आपको लगे कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आपने आंसर किए इस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपका अप्रोच क्या था इंटरव्यू को डील करने का, इसी पे आपका सिलेक्शन होता है। ये चीज़ आप समझ लेना बार्क में। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैं 100% श्योर हूं उसमें आधे क्वेश्चन भी आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन वो ऐसे पूछते हैं जहां पे आपका वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चन वो ज़्यादा देखते हैं कि आपके सामने जब एक अननोन क्वेश्चन आता है आप उसको कैसे आंसर करने का कोशिश करते हो, कैसे हाथ पांव चलाते हो, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है रेदर देन कि आप क्वेश्चन का सही आंसर बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब तुम 2-3 क्वेश्चन लगातार सही बता दोगे ना, जानबूझ के वो ऐसा एक क्वेश्चन निकाल देंगे जो तुम पढ़े ही नहीं होगे, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू उसी हिसाब से चलता है जिस हिसाब से तुम जवाब दोगे। जैसे तुम 2-4 क्वेश्चंस का जवाब अच्छे से दिए, धड़ाक से एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो आप मेंटली रेडी रहो कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होगी और आपको डील कैसे करना है उस सिचुएशन से, दैट इज द मेन पॉइंट यू हैव टू लर्न फॉर बार्क इंटरव्यू, ठीक है ना। क्योंकि रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में आपको प्रॉब्लम पता नहीं है, ठीक है ना, आपको किसी ऐसी चीज से डील करना है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो वहां आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है, उस चीज को एक सही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डील करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ऐसी सब चीजें आपको से इंटरव्यू में एक्सपेक्ट की जाती है कि आप रटाए रटाए ना हो, आप कैसे किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हो, दैट मैटर्स मोर देन आपका जो आंसर आप एग्जैक्ट आंसर दे रहे हो उससे, ठीक है। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर हो गया, ठीक है। अब बताओ मुझे कितने पॉइंट का आंसर दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं एक एक पॉइंट पे जा रहा हूं। क्या ये कर्व इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था, मुझे ये बताओ, ये कर्व इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था, ये कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, देखो सिंपल, हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में होना है, तो भैया हमने देख लिया ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा तो भैया ये समझ में आ गया पहला कि ये दोनों डिक्रीजिंग ग्राफ है, बोथ आर डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है, दोनों डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है, डबल डेरिवेटिव कैसा होगा, कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है,
इज इट कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन? डबल डेरिवेटिव जीरो, भैया यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए थे, डबल डेरिवेटिव जीरो, दैट मीन्स ना कॉन्केव अप ना कॉन्केव डाउन, कर्वेचर है ही नहीं। भाई ये स्ट्रेट लाइन है, इसको टेंजेंट ड्रॉ करो, इसको टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो खुद लाइन ही आ जाएगा, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये खुद लाइन आ जाएगा, ठीक है, ये ही लाइन आ जाएगा। अब कर्व, ये लाइन, ये टेंजेंट के लाइन, ये जो लाइन कर्व है टेंजेंट से ऊपर है या नीचे है? ना भैया, ना ऊपर है ना नीचे है, उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ना ये कॉन्केव अप है ना कॉन्केव डाउन है, कर्वेचर ही नहीं है, ठीक है, क्लियर? तो भैया कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन, डाउन वाला स्यापा खत्म हो गया। अच्छा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आपको बता दिया गया। मैं इसलिए बता रहा हूं, यहां हर चीज के पीछे एक रीजन है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो तुमसे पूछेगा, जब ऐसा कर्व ड्रॉ करेगा ना, उसको लीनियर से मतलब नहीं है, उसको है इस पॉइंट से मतलब, कि तुम ये पॉइंट सही से एक्सप्लेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे ही तुम इस पॉइंट पे घुसोगे, ऑटोमेटिकली आप स्लोप, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, इन सारी चीजों पे ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरव्यू है वो टर्न होने लगेगा, ठीक है ना? अब मुझे बताओ यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्यों आया? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का कारण क्या है? हर चीज का यहां एक कारण है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी? अबे स्लोप चेंज क्यों हो रहा है? वो तो हमें पता है स्लोप चेंज हो रहा है, क्यों स्लोप चेंज हो रहा है? वाई स्लोप इज चेंजिंग इज द क्वेश्चन। स्लोप क्यों चेंज हो रहा है? भैया थर्मल कंडक्टिविटी में बदलाव आया, क्योंकि मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हुआ, इसलिए ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बना है। समझ में आया? क्या तुम्हें समझ में आया? थर्मल कंडक्टिविटी का चेंज होना इसका कारण है। थर्मल कंडक्टिविटी बराबर कर दो, ये आपका पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चला जाएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? अच्छा, चलो मैं डिसकंटिन्यूटी रीजन आपको पता होना चाहिए, कौन क्यों हो रहा है। अच्छा, मैं ये पूछ लूं लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल, या मैं पूछ लूं डिक्रीजिंग टेम्परेचर प्रोफाइल का रीजन क्या है? डिक्रीजिंग टेम्परेचर प्रोफाइल के पीछे रीजन क्या है? हीट ट्रांसफर पॉजिटिव डायरेक्शन में होना है, इसलिए टेम्परेचर का जो स्लोप है वो निगेटिव होगा, ठीक है ना? मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। अगेन आपका 2 स्लैब है, मैं टेम्परेचर प्रोफाइल पे 2-3 क्लासें लूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मतलब समझ लो, आपसे इससे बिना क्वेश्चन आप पूछे हुए अगर आ गए तो समझ लो कि तुमने कोई पाप किया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको बेसिक मैथ्स आता नहीं है, ये चीज़ उनको अच्छे से पता है कि मैक्सिमम लोग जाते हैं बेसिक में लटक जाते हैं, बाकी सब पढ़े रहते हैं, बेसिक में गोल है। यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, और ये जो कांटेक्ट है ना, कांटेक्ट पॉइंट, ध्यान रखना, ये इम्परफेक्ट कांटेक्ट है, नॉट परफेक्ट कांटेक्ट। ठीक है ना? नो हीट जनरेशन, ठीक है ना? स्टडी स्टेट, ठीक है? थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है और अलग अलग है। अगेन यू कैन एज्यूम K1 टू बी ग्रेटर देन K2।
मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है। ठीक है, चलो बताओ टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा बनेगा। इम्परफेक्ट कांटेक्ट है, पूरी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। देखो, मैं इसलिए बाकी सब कुछ सेम रखा क्योंकि बाकी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। लीनियर होगा ऐसे, और यहां शार्प फॉल होगा, और यहां पे एक सडन टेम्परेचर ड्रॉप होगा। इसको बोलते हैं दिस टेम्परेचर ड्रॉप इज बिकॉज ऑफ कांटेक्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि प्रॉपर कांटेक्ट नहीं है, इसकी वजह से एक शार्प टेम्परेचर ड्रॉप आएगा। अब ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आया, कर्व में यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आया। डिसकंटिन्यूटी का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी? इम्परफेक्ट कांटेक्ट, प्रॉपरली जुड़े नहीं हुए हैं। ठीक है ना, दो सरफेस जब क्या होता है, सरफेस को इनलार्ज करोगे तो ऐसे पीक एंड वैलीज आएगा, और ये पीक पीक कांटेक्ट में आ जाता है, और जो वैलीज होती हैं यहाँ एयर इंट्रैप्ट हो जाता है, यहाँ हो जाता है एयर इंट्रैप्ट। ठीक है, इस एयर इंट्रैप्ट होने की वजह से एयर का थर्मल कंडक्टिविटी होता है बहुत कम, जिसकी वजह से यहाँ एडिशनल टेम्परेचर ड्रॉप हम लोग दिखाते हैं। अब कर्व यहाँ पे बताओ नॉन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल है? इस पॉइंट पे कर्व डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है? कर्व इज इट डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल? नॉन डिफरेंस भाई, जहां पे डिसकंटिन्यूटी होगा वहां पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी पक्का होगा। ऑल द डिसकंटिन्यूस, पहले कंटिन्यूटी का बात करते हैं फिर डिफरेंशियबिलिटी आता है ना। ऑल द differentiable curve are continuous but all the continuous curve are not
डिफरेंशिएबल, तो ये डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑटोमेटिकली नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, तो यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी का बात ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इवन टॉक अबाउट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आ गया रीजन आपको? प्लस आपको और आगे जब आप बढ़ोगे तो यू हैव टू सी सम क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट तो समझते हो ना कर्व में? जहां पे आपका dy बाई डी एक्स जीरो हो जाता है, ये आपके क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखना, देखो अगर आप टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात करोगे तो सबसे पहला होता है स्टडी स्टेट। देखो आप HMT में कंडक्शन में पढ़ोगे तो कंडक्शन में आपको ये केसेस पढ़ना है। ये क्या है आपका स्टडी स्टेट कंडक्शन विदाउट वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। स्टडी स्टेट कंडक्शन with volumetric heat generation। ट्रांजिएंट कंडक्शन, ट्रांजिएंट कंडक्शन पे बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर है ना? और तीनों में अलग अलग तीन तीन केस। कौन सा तीन तीन? इसमें क्या होता है प्लेन स्लैब, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सेम चीज तीनों यहां पे। प्लेन स्लैब, सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर, एंड दिस इज सिलेंडर। ठीक, एक टाइप का प्रॉब्लम आता है वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉब्लम। मैं एक एक एग्जांपल लेके चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बस जस्ट मैं पहले एजेंडा सेट कर रहा हूं। वेरिएबल एरिया प्रॉब्लम, ठीक है ना? अब किस केस में कौन सी टेम्परेचर प्रोफाइल होगा? टेम्परेचर प्रोफाइल का जनक कौन है? टेम्परेचर प्रोफाइल का मम्मी कौन है? टेम्परेचर प्रोफाइल के मम्मी कौन है, जनक कौन है इनका?
डिफरेंशियल इक्वेशन, सारी टेम्परेचर प्रोफाइल डिफरेंशियल इक्वेशन से तो निकाले हो। नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके ही तो आपका टेम्परेचर प्रोफाइल आया है। नहीं आया, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मम्मी कौन है? डिफरेंशियल इक्वेशन की मम्मी कौन है? नहीं, मास मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन तो है कंडक्शन में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्पेशली। जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही उत्पत्ति हुई है उनकी। सारी डिफरेंशियल इक्वेशन की उत्पत्ति कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हुई है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपको चलना है, ओके। अब डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे यहां है, यहां अब ऐसे आओ, इन कंडीशन में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है ना। वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हर केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाला, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, और डिफरेंशियल इक्वेशन से टेम्परेचर प्रोफाइल आया, है ना। तो बेसिक आपको हर केस में क्या पता होना चाहिए कि हर केस का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और इसी को हम लोग आगे जो समझने के लिए याद करो, हमने एक जनरलाइज 3 डायमेंशनल हीट डिफ्यूजन इक्वेशन, हीट डिफ्यूजन या कंडक्शन बोलते होंगे, ये इक्वेशन लिखा होगा, याद करो। थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो याद आ जाएगा। याद है ना? याद आ गया? ठीक है। तो यहां से सारा डिफरेंशियल इक्वेशन उत्पत्ति हुआ है, ठीक है ना। चलता हूं, मैं तुम्हें एक केस बताता हूं। नींद तो नहीं आ रहा है? नींद तो नहीं आ रहा है? मेरे पास एक प्लेन स्लैब है, सेम टाइम, तो कल 2 क्लास होगा, कल 2 क्लास होगा। एक तो सेम टाइम पे ही होगा, दूसरे का टाइमिंग तुम्हें बता दिया जाएगा। एक तो सेम टाइम पे ही 9 बजे ही होगा, ठीक है। तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं, कंसिडर अ प्लेन स्लैब, ठीक है ना, विद यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। ठीक है ना, थर्मल कंडक्टिविटी K इज कांस्टेंट एंड देयर इज स्टडी स्टेट। और दोनों साइड फ्लूइड फ्लो कर रहा है,
और दोनों साइड थर्मल कंडीशन जो है वो सेम है। ठीक है, यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द टेम्परेचर प्रोफाइल, और इसी में तुम्हें मैं वेरिएशन कर करके टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे चेंज होता है ये दिखाऊंगा। कैसे पता चले, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताते जाओ तो मैं वैसा ही करता जाता हूँ। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, जरा 2-4 मिनट आराम से सोचो और बनाओ, फिर मैं तुम्हें अभी देखना इसी में बहुत सारे वेरिएशंस बताऊंगा, इतने वेरिएशन बताऊंगा कि इसी को तुम 1.5 घंटा डिस्कस कर सकते हो। इंटरव्यू में आपको कैसे तंग किया जाएगा। सबसे बेसिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुमने पढ़ा है उससे हम उस तरफ जाएंगे जो तुमने नहीं पढ़ा है। बनाओ, मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ।
हाँ भैया कराएगा, शुभम बाबू, शुभम बाबू कराएगा। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगा, इस पे बहुत ज़्यादा बात करने वाली बात नहीं है। और ये कहाँ से आएगा, इससे के कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 1D है, ये सारा जीरो हो जाएगा, स्टडी स्टेट है, ये जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो पैराबोलिक टेम्परेचर प्रोफाइल आएगा। देखो डबल डेरिवेटिव है ना, इसको सॉल्व करोगे तो कैसा टेम्परेचर प्रोफाइल आने वाला है, पैराबोलिक टेम्परेचर प्रोफाइल। और एक चीज तुम्हें समझ में आने वाला है कि पैराबोलिक टेम्परेचर प्रोफाइल जो dt/dx है माइनस, देखो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये टर्म पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है। तो जो टेम्परेचर प्रोफाइल पैराबोलिक आएगा दैट विल बी कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड्स ऑलवेज। बाउंड्री कंडीशन देखो पता है, यहां पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड का टेम्परेचर T इन्फिनिटी है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H है। ठीक है, ओके। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउनवर्ड्स होगा। अच्छा क्या dt/dx कहीं पे जीरो हो सकता है? तो इसको अगर बनाओगे आप टेम्परेचर प्रोफाइल तो कुछ ऐसा आएगा, दोनों साइड क्योंकि कॉमन है और पूरा कर्व जो है वो कॉन्केव डाउनवर्ड्स है, तो टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसा आएगा, मिड में स्लोप जीरो होगा और ये ऐसा आएगा, दोनों साइड टेम्परेचर सेम आएगा। लेट से मैं TS लिख देता हूँ, ऐसा इसलिए सेम है क्योंकि बाउंड ये आपका ये कंडीशन सेम है। ठीक है ना, क्लियर है? देखो पूरा कर्व कॉन्केव डाउनवर्ड्स है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये मिड प्लेन है, दैट इज लेट से इसको मैं x इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ, दिस इज x इज इक्वल टू प्लस L/2 एंड दिस इज x इज इक्वल टू माइनस L/2। ठीक है, अब मुझे एक चीज ये पता है, यहां पे dt/dx 0 है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है, हाँ हीट फ्लक्स जो है वो सेंटर लाइन पे 0 है। अच्छा, कौन मुझे फिजिकली, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, फिजिकली ये जस्टिफाई कर सकता है कि देखो ये नेगेटिव स्लोप जो है वो बढ़ रहा है ना, ये जो नेगेटिव स्लोप है वो बढ़ता जा रहा है। कौन मुझे फिजिकली जस्टिफाई कर सकता है कि सर ये स्लोप जो नेगेटिव स्लोप है वो बढ़ना जस्टिफिएबल है? देखो ज्यादा शार्प होता जा रहा है ना, कौन ये मुझे जस्टिफाई कर सकता है कि हाँ भैया ये ऐसा ही होना चाहिए, बढ़ते ही जाना चाहिए? क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा बोल रहा है, फिजिकली ऐसा क्या हो रहा है, कौन बता सकता है? ये बता दो बस यस कि हाँ मैं बता सकता हूं कि स्लोप क्यों बढ़ता जा रहा है। नहीं सोचो यार, बेसिक से सोचो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें सोचने, यही बोल रहा हूं, थोड़ा सोचो।
देखो ये तुम्हारा प्लेन स्लैब है, भूल जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, ये सेंटर लाइन है, यहाँ फ्लक्स 0 है। तो क्या तुम्हें इतनी चीज समझ में आती है, इसके लेफ्ट में जो जनरेट होगा, ये देखना ध्यान से, इसके लेफ्ट में जितना जनरेट होगा वो इस सरफेस से बाहर जाएगा कन्वेक्शन के थ्रू, और इसके राइट में वो उधर से जाएगा, और इसके लेफ्ट में जितना जनरेट होगा इस सेंटर लाइन के वो इधर से जाएगा, क्योंकि भाई यहां तो फ्लक्स 0 है, इधर इस सेंटर लाइन से फ्लक्स क्रॉस नहीं कर सकता। यस और नो? इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? सेंटर लाइन एक बाउंड्री समझ लो, इसके राइट साइड में जो जनरेट हुआ वो इधर से बाहर जाएगा, और इसके लेफ्ट साइड में जो जनरेट हुआ वो लेफ्ट से बाहर जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझो, मैं 2 कंट्रोल वॉल्यूम ले रहा हूं। पहला कंट्रोल वॉल्यूम है मेरा ये, ध्यान से देखना, दिस इज माय फर्स्ट कंट्रोल वॉल्यूम। सेकंड कंट्रोल वॉल्यूम इज दिस। दो कंट्रोल वॉल्यूम मैंने लिया। मुझे बताओ यहां से हीट एग्जिट ज्यादा होगा इस पे, मान लो मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं। कहां पर हीट फ्लक्स ज्यादा होगा, ए पर, बी पर, और क्यों? विद रीजन। भैया जो फ्लक्स होगा वो बी पे ज्यादा होगा ए से। क्यों भैया? देखो देखो बाबा, इसके अंदर जो जनरेट हो रहा है वो यहां से जा रहा है, और इसके अंदर जो जनरेट हो रहा है वो यहां से बाहर जा रहा है, तो वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण यहाँ फ्लक्स ज्यादा रहेगा ना। तो क्या अगर थर्मल कंडक्टिविटी आपका कांस्टेंट है तो आप ये कह सकते हो, ध्यान से देखना, माइनस के डी टी बाई डी एक्स एट बी will is more than minus k dt by dx at a। तो k तो भैया पॉजिटिव वैल्यू है, कट गया, तो माइनस dt बाई डी एक्स एट बी एट ए ज्यादा होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये इसको x इक्वल टू 0 मान लूं, है ना, और ये x इक्वल टू प्लस एल बाई 2 है जैसे मैंने बोला था, और यहाँ x इक्वल टू माइनस एल बाई 2 है, तो भैया यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर रेट इधर को हो रहा है, हीट फ्लक्स या हीट ट्रांसफर रेट, इज इट पॉजिटिव और निगेटिव? हीट फ्लक्स जो यहाँ पे जा रहा है, इज इट पॉजिटिव और निगेटिव? पॉजिटिव भैया, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ही होगा। भैया पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ही होगा, नहीं? अच्छा, ये जो हीट ट्रांसफर रेट है ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? ये जो हीट ट्रांसफर रेट है ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? ये लेफ्ट साइड वाला निगेटिव होगा, क्योंकि ये निगेटिव साइड में है। भैया जी तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये -6 रहा होगा, ये -5 रहा होगा, तभी पॉजिटिव हो गया, ये ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि
बी पॉइंट पे शार्प फॉल होगा। देखो टेम्परेचर प्रोफाइल देखो, यहां पे ये स्लोप ऐसा है, ये भैया ऐसा है, और यहां पे ज्यादा शार्प फॉल हो गया, क्योंकि भैया अगर यहां से ज्यादा फ्लक्स पास कर रहा है तो भैया ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इसीलिए ये जो कर्व यहाँ पे स्लोप 0 है, ये लाजमी है कि फ्लैट होता जाएगा, तभी फ्लक्स आपका बढ़ता जाएगा। आप कोई भी क्रॉस सेक्शन यहां से ले लो, उस पे आपका फ्लक्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और फ्लक्स मैक्सिमम कहां पे होगा, आउटर सरफेस पे। इसीलिए स्लोप भी जो टेंजेंट है सबसे ज्यादा वर्टिकल कहां पे होगा, एंड पे। समझ में आया? इसलिए ये पैराबोलिक है, और आप देखो इसका स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो ये स्लोप बढ़ रहा है, शार्प फॉल हो रहा है। समझ में आया प्रैक्टिकली क्या कारण है टेम्परेचर प्रोफाइल का बढ़ने का? ये देख के आपको ये समझ में आता होगा कि देखो अगर कोई क्रॉस सेक्शन सेंटर लाइन पे वहां फ्लक्स 0, और अगर कोई क्रॉस सेक्शन जैसे ही सरफेस की तरफ बढ़ेगा वहां फ्लक्स बढ़ता जाएगा, आउटर सरफेस पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इसीलिए जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो शार्प फॉल होगा, मतलब आपका मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड स्लोप का वो बढ़ता जाएगा, और मैग्नीट्यूड स्लोप का मैक्सिमम कहां पे होगा, यहां पे होगा। क्योंकि आपका हीट ट्रांसफर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए आपका dt बाई डी एक्स निगेटिव होगा, और आप देखो हर केस में dt बाई डी एक्स आपका निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है। समझ में आया फिजिकली ऐसी टेम्परेचर प्रोफाइल क्यों बन रही है ये? समझ में आया नहीं आया? दिमाग में घुसा कुछ कि नहीं घुस रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक नए नजरिए से सोचने का तरीका आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं हम सिर्फ मैथ से पढ़ रहे हैं, हम रियल में देख के भी समझ में आए कि चल क्या रहा है भाई। अच्छा, अगर अब देखो, मैं ये तो था बहुत आसान एक्सप्लेनेशन, बहुत ही आसान बेटा, बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं प्रॉब्लम को, और तुम्हें ये बताना होगा कि इससे प्रोफाइल पे क्या चेंज आएगा। मैंने ये मिड प्लेन है, बिल्कुल मिड प्लेन है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस L/2। जब नींद आने लगे तो बता देना। अगर आपका टेम्परेचर बदल गया, दोनों जगह सेम नहीं है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी अलग है और टेम्परेचर भी अलग है, अब बताओ आपका वेलोसिटी प्रोफाइल पे क्या फर्क पड़ेगा? अब जो सबसे पहला ये मैक्सिमम टेम्परेचर है ना, वो सेंटर लाइन पे नहीं होगा। दूसरा, ये पीक सेंटर लाइन पे नहीं होगा, और दूसरा ये दोनों साइड का टेम्परेचर सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, समझ में आया?
हाँ मान लो इधर है। देखो जब बार के इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करोगे ना, आपको एक सोचने का ऑल टुगेदर नया नजरिया पता चलेगा। अब मुझे बताओ कि टेम्परेचर प्रोफाइल मैंने पीक पॉइंट को मिड में शिफ्ट कर दिया है। अब मुझे बताओ ये तुम इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, इनकी वैल्यू के बारे में। ये लेफ्ट में क्यों शिफ्ट हुआ, राइट में क्यों नहीं हुआ? और देखो मैंने यहां टेम्परेचर ज्यादा दिखाया है, यहां टेम्परेचर कम दिखाया है, क्यों? ऐसा क्यों? बताओ। देखो एक चीज तो तुम्हें समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये सेंटर लाइन टेम्परेचर है, ये सेंटर लाइन है। तो एक बात तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि भैया, एक बात तो जग जाहिर हो गया कि यहाँ हीट फ्लक्स जीरो है। ये जो यहाँ पे हीट फ्लक्स जीरो है, ये तो जग जाहिर हो गया ना। इसके लेफ्ट राइट साइड में मुझे ये तुम्हें बताना है कि इसके राइट साइड में ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है या लेफ्ट साइड में? यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन है, इसके राइट साइड में ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है या लेफ्ट साइड में? इधर ज्यादा, लेफ्ट साइड में ज्यादा हो रहा है, राइट साइड में ज्यादा हीट जनरेशन हो रहा है? हाँ बात समझे, ज्यादा जनरेशन इधर हो रहा है, इसका मतलब इस आउटर सरफेस पे एक बात क्लियर हो गया कि इस सरफेस पे फ्लक्स ज्यादा है। फ्लक्स x इज इक्वल टू प्लस एल बाई टू पे ज्यादा है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर कंपेयर करें तो माइनस एल बाई टू से, इफ आई एम कंपेयरिंग मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि भैया जितना यहां से जनरेट करेगा इधर जाएगा, जितना इधर से जनरेट करेगा इधर जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? समझे? इसका मतलब हीट ट्रांसफर, भैया अगर यहां पे फ्लक्स ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि इस फ्लूइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा है, यहां पे H2 ज्यादा है, T इन्फिनिटी 2 कम है, इसीलिए यहां पे फ्लक्स ज्यादा बन रहा है। तो आप देखोगे जो पीक है ना, जिधर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम होगा उसी साइड में शिफ्ट होता है। समझे? अगर T इन्फिनिटी कांस्टेंट है तो। समझ में आया? इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे हीट ट्रांसफर इजीली हो सकता था। तो जिस क्रॉस सेक्शन पे हीट ट्रांसफर या हीट फ्लक्स इजीली हो सकता है, मतलब H2 ज्यादा है या T इन्फिनिटी 2 कम है, पीक उसके अपोजिट शिफ्ट करता है। घुसा? नहीं घुसा? जिधर से हीट इजीली फ्लो कर सकता है, जो पीक है उसके अपोजिट भागता है। घुसोगो दिमाग में? नहीं घुसोगो?
अच्छा, मैं और एक स्टेप आगे जाके बोल रहा हूँ। प्लेन स्लैब ही है और यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन ही है, और एक साइड को क्या कर दिया, एक साइड को इंसुलेटेड सरफेस बना दिया। अब बताओ क्या होगा। हीट ट्रांसफर देखो, इधर को ये नेगेटिव है तो हीट फ्लक्स जो है इधर को होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हीट फ्लक्स नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इसमें एक्सप्लेन करने वाली कौन सी बात है। और जितना इस वॉल्यूम में निकलेगा उतना यहाँ से कन्वेक्ट आउटसाइड होगा। देखो एक्स उधर को पॉजिटिव है, फ्लक्स इधर को है तो नेगेटिव ही होगा ना अपोजिट डायरेक्शन में। सत्यजीत, अब देखो क्या हुआ, इधर से हमने हीट निकलना ही बंद कर दिया, इंसुलेटेड, मतलब इससे तो इजिली यहां से जा सकता, तो पीक शिफ्ट होके यहीं पे आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा। और मुझे ये पता है कि भैया देखो यहां पे स्लोप जीरो होने वाला क्योंकि फ्लक्स जीरो है, तो पीक यहीं पे आ गया। समझे बात को नहीं समझे भाई, इंसुलेटर मतलब तुमने हीट ट्रांसफर ही रोक दिया, मुश्किल कर दिया, और इधर से आसान है तो आसान से सबसे दूर इधर आ गया, इधर निकल ही नहीं रहा तो पीक यहीं पे आ गया। और तुम्हें पता है कि इंसुलेटेड सरफेस पे फ्लक्स जीरो होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स होता है, तो डी टी बाई डी एक्स जीरो होता है जहां पे इंसुलेटेड सरफेस होता है। तो जब भी आपको इंसुलेटेड सरफेस देगा उसको रगड़ के बताना भैया देखो यहाँ पे टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर लाइन हॉरिजेंटल होगा, इसको एक्स मान लो, ये जीरो है और ये एक्स इक्वल टू एल है, यहाँ ये ऐसे हॉरिजेंटल रहेगा फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ डी टी बाई डी एक्स जीरो है। समझ में आया। अब इसके अंदर जितना भी हीट है बाबू, इसके अंदर जितना भी हीट है इस लेफ्ट सरफेस से नहीं निकल सकता, उसको राइट सरफेस से ही बाहर जाना होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। घुसा दिमाग में, नहीं घुसा, बोलो क्या हो गया भाई, मरमरा गए हो क्या तुम लोग, या जीवित मृत समान हो गए हो। कुछ कुछ आ रहा है टेम्परेचर प्रोफाइल, दिमाग में घुस रहा है। ये टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा है, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, टेम्परेचर प्रोफाइल ब्रो कैसा है, कॉनकेव अप है कॉनकेव डाउन है। कॉनकेव डाउन, ठीक है। कुछ कुछ आइडिया लगा टेम्परेचर प्रोफाइल का कि नहीं लगा, कुछ कुछ आइडिया लगा सोचने का तरीका। यूजली डेरिवेशन नहीं, इंटरव्यू में आप लॉजिक दे दे के टेम्परेचर प्रोफाइल बनाओगे तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। जब आपसे डेरिवेशन पूछना होगा वो खुद पूछेंगे, ठीक है ना। चलो अभी काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज गया, खाना पीना खाओ, सो, ठीक है। कल 2 क्लास लेंगे इंटरव्यू वाला, एक तो सेम टाइम पे रहेगा और दूसरा कितने बजे रहेगा ये बता देंगे, ठीक है। और वीडियो के आखिरी में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो जो आपको ये क्लास लिया गया है ये कैसा है, ये फ्यूचर की क्लास लगाने में मुझे हेल्प करेगा, ठीक है ना। कल का वीडियो में सब लोग बता रहे थे कि ठीक है और वीडियो चाहिए, तो जब तक वीडियो पे ऐसे कमेंट्स आते रहेंगे ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा, और जब कमेंट आना बंद हो जाएगा तो सीरीज़ भी बंद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट।
क्योंकि देखो दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है, उसको रोक के मुझे ये सीरीज चलाना पड़ता है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आपको बेनिफिट कर रहा है तो ही मैं सीरीज चलाऊंगा, अदरवाइज फिर कोई टाइम तुम्हारा और अपना खुद का वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो तुम्हारे कमेंट्स ये बताते हैं कि वास्तव में तुम्हें इसका रिक्वायरमेंट है या नहीं है, फ़ायदा हो रहा है या ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। क्योंकि मेरे पास और भी काम है, फिर मैं वो दूसरे लेक्चर्स पे फोकस कर सकता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। थोड़ा सा सोचना, और PYQ पहले क्या क्वेश्चन पूछे गए, बाद में क्या क्वेश्चन पूछे गए, उन पे मत जाओ, क्योंकि हर जगह आपको बार का ऐसा इंटरव्यू है, आपका आप कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हो उस पर मैटर करता है। तो कहीं मत भागो, सिर्फ अपनी सोच डेवलप करो, अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करो कि मुझे प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है ना, सोचो उसको। ठीक है ना, थोड़ा मंथना करोगे तो दिमाग पर जोर डालोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं 2 लेक्चर्स के साथ। तो कल हम लोग HT करेंगे और कुछ सोम का भी बेसिक्स आपको बताएंगे। ठीक है ना, चलो।